देखिए, केमिस्ट्री के अब तक के वीडियो में आप लोगों ने क्या कहते हैं परमाणु और उनकी संरचना के विषय में सीखा था। नेक्स्ट वीडियो बनाने को जब हुआ उस समय जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो वीडियो नहीं बना पाए। आज उसमें स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल में है एक चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, योम उनके आवर्ती गुण। ओके, 11th में भी है और 12th में भी इसका कुछ जो है रोल है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको पी ब्लॉक पढ़ना है ना, पी ब्लॉक पढ़ना ही है नाइट्रोजन फैमिली से। 12th में पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली से पढ़ना है। इसके अलावा डी ब्लॉक पढ़ना है या ब्लॉक भी पढ़ना है। तो ये ब्लॉक जो हम बोल रहे हैं ये है क्या, ये सारी चीज़ें आप जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सीखेंगे। तत्वों के वर्गीकरण में बहुत पहले जो शुरुआत की गई थी बांटने का, कि जैसे शुरुआत में क्या होता था कि 2-4 एलिमेंट थे, है ना, जैसे आयरन हो गया, है ना, लोहा, तांबा हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज किया जाता था जनरल तौर पे। तो लोग इनको याद कर लेते थे कि हाँ ये आयरन दिखता है, ये ऐसे आयरन होता है दिखने में, ये ऐसे दिखने में सोना होता है, ऐसे चांदी होता है ना। बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं। उनको केमिकल फार्मूले से या केमिकल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता था। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण के आधार पर ही उनको पहचानते थे और उनके यूजेज को पढ़ते थे, है ना। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एक गिन चुन करके जो है 4, 6, 10 एलिमेंट उनके पास थे, उन्हीं का यूज पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव विकास होता गया, उनका दिमाग बढ़ता गया, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई और कुछ नए प्रकार के तत्व, नए प्रकार के पदार्थ मिलते गए। जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो किसी न किसी एलिमेंट से जरूर मिल करके बना हुआ है, कुछ भी इस पूरे यूनिवर्स में, है ना। अब फीलिंग और वर्चू को छोड़ दिया जाए, बाकी जिस चीज़ को आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं। इस पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब किसी पदार्थ का जो घटक होता है, कंस्टिट्यूट होता है, उसे एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये तत्व है क्या, है ना, कितने हैं और इनका जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। शुरुआत में 2, 3, 4 थे तो लोग उसको याद करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे और एलिमेंट्स बढ़ते गए, है ना, अब उनको याद करने में दिक्कत होने लगी। और ये भी देखा गया कि कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसे होती है। तो बहुत शुरुआत में जो है एलिमेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, है ना। 2 भागों में डिवाइड किया गया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, मेटल एंड नॉन मेटल से। किसमें किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मतलब धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन उन्होंने दिया कि धातु जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इनमें अपनी एक विशेष लस्टर होती है, चमक होती है ना। ये आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब इनको पीटने पर ये लंब चिपटा हो जाते हैं, है ना। इनको पतले तारों में खींचा जाता है, तन्य होते हैं ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें धातु की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाया गया। और फिर उसके बाद जो है अधातु का, ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। ये आघात वर्धनीय नहीं होते, यानी कि पीटने पर ये चिपटा नहीं हो जाते, फूट जाते हैं खंड खंड में। ये तन्य नहीं होते हैं, इनकी कोई अपनी विशेष चमक नहीं होती है ना। अब जैसे उसके लिए बोला गया था, धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल पारा को छोड़ दीजिए तो लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, है ना। धातुएं कठोर होती हैं, है ना। कुछ को छोड़ दीजिए, सोडियम और ये कैलियम यानी कि नेटियम और कैलियम को छोड़ दीजिए, सोडियम पोटेशियम को छोड़ दीजिए, तो लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं, है ना। अधातुओं में क्या था कि वो भंगुर होती हैं, ये बताया गया था, है ना। और वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है धातुएं। तो ये उनकी क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया धातु और अधातु का। लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि केवल उनके भौतिक गुणों के आधार पर यानी धातु और अधातु का वर्गीकरण करना सही नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य मिलने चाहिए जिससे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसे मिले, क्योंकि धातुओं में कई सारी धातुएं ऐसी थी जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं होती थी, है ना। जैसे अब आप रख लीजिए लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसे मिल रही थी, धातुएं ऐसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी। लेकिन मैग्नीशियम और लिथियम, मैग्नीशियम और इसकी क्या कहते हैं पोटेशियम की या सोडियम की जो है प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, जबकि सारे की सारी क्या है
धातु है, उसी में एल्यूमिनियम रख लीजिए, वो भी धातु है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। कुछ ज़्यादा कठोर हैं, कुछ कम कठोर हैं, कुछ ज़्यादा चमकदार हैं, कुछ कम चमकदार हैं। तो इसलिए अब इनके क्लासिफिकेशन का एक कोई जो है पार्टिकुलर तरीका होना चाहिए था जिससे क्लासिफाइड किया जाए इनको और सारे लोग उसको माने, है ना, याद करने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो है पहला जो सिद्धांत दिए थे वो कौन थे, आप बुक में भी पढ़ते रहिएगा, है ना, बुक में भी एक बार इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। पहला जो था वो क्या था, डोब्राइनर का ना, डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत, है ना, त्रिक सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी, है ना, डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें, है ना, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें, और तीन तत्वों को, है ना, कितने, तीन, इसलिए इनकी ट्रेड थ्योरी यानी कि त्रिक सिद्धांत बना। क्या बताया उन्होंने, तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मतलब योग बटे 2, है ना, योग बटे 2 करने पर जो प्राप्त होता है, यदि वो बीच वाले परमाणु भार के, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है, तो तीनों तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। फिर से समझिए, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, तो तीनों तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का देखिए, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का योग कर लीजिए, 39 कितना होगा, 46, है ना, 39 कितना होगा, 46, और उसका आधा करेंगे कितना आ गया, 23। से बीच वाले तत्व के एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर हो गया ना, तीनों तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो गए, बराबर। ओके, बात समझ में आई ना। फिर उसके बाद ये थ्योरी बहुत ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि आगे जब एलिमेंट्स खोजे गए तो ट्रेड थ्योरी को जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना, ट्रेड थ्योरी से जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। बाद में जो है एक वैज्ञानिक और है न्यूलैंड, उन्होंने जो है अपना अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम, ऑक्टावेज थ्योरी दिया था, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, देखिए, कहा कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, यदि व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट जैसा ही प्रॉपर्टी क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। इन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो कौन सा तत्व, 8वां तत्व अपने किस तत्व का, पहले तत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। ये ठीक उस प्रकार से जैसे संगीत के स्वर, है ना, संगीत के कितने स्वर हैं, 7, है ना, कितने स्वर हैं, 7 स्वर हैं। तो 7 के बाद जब 8वां स्वर आता है तो कैसे आता है, पहला स्वर हो जाता है। 7 के बाद 8वां स्वर फिर कैसे हो जाता है, पहले जैसे। जैसे
सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। आठवां फिर सा हो गया, पहला सा था फिर आठवां सा हो गया ना। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संगीत का आठवां स्वर अपने पहले स्वर के जैसा होता है, वैसे ही यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो आठवां एलिमेंट जो होगा वो अपने पहले एलिमेंट के जैसा ही प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। जैसे यहाँ से गिनिए, पहला दूसरा तीसरा, ये पहला हो गया, पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और ये सातवां। यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टी किसके अनुसार आ रही है, नहीं सॉरी, पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये आठवां एलिमेंट है ना, सोडियम। ओके, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसे होगी, है ना। या फिर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन आपका पहला हो गया, पहला यहाँ से आठवां गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी, है ना। वो चाहे आप सारे गामा रख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा पहला क्या था, लिथियम, फिर सा पे कौन आ रहा है, सोडियम। तो सा पे दोनों ही एलिमेंट आने वाले जो होंगे, इनकी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, है ना। उस समय जो कुछ थोड़े बहुत तत्व ज्ञात थे उसके आधार पर न्यूलैंड ने ये अपना नियम दिया था, तो उस समय वो फॉलो हो रहा था। लेकिन जब बहुत सारे और एलिमेंट खोजे गए तो इनका नियम भी जो है मतलब उनके प्रॉपर्टी इनके नियम के आधार पर कार्य नहीं किए, है ना। तो फिर इसके बाद जो है कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपना रूल दिया था। इसी क्रम में न्यूलैंड के बाद एक लोग और आते हैं, हाँ, लोथर मेयर एक आते हैं, उन्होंने अपना एक वक्र बनाया था, किसके किसके बीच में, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में एक ग्राफ खींचा था, जिसे कहा गया था लोथर मेयर वक्र, है ना। परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में एक ग्राफ खींचा, जिसे क्या कहा गया था, लोथर मेयर वक्र। कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके से इनका ग्राफ बना, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में जो है ग्राफ खींचा गया, तो एक प्रकार का जो वक्र प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, लोथर मेयर वक्र। और इसके आधार पर एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाइड किया। इसके आधार पर क्या क्लासिफाइड किया था, उन्होंने ये बताया था कि वक्र के समान स्थान पर आने वाले जो तत्व होंगे वो समान गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसे चोटियों पर जितने भी तत्व आ रहे थे उनके गुण क्या होंगे, समान होंगे, है ना। बिल्कुल नीचे आने वाले एलिमेंट्स के गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। बात समझ में आई ना। जैसे चोटियों पे सभी जो तत्व आ रहे थे उस हिसाब से जो उन्होंने बनाया था वो सभी के सभी क्या थे, धातु थे। ओके, बात समझ में आई नहीं, क्यों जी। ये लोथर मेयर का वक्र था, उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, है ना। किसके किसके बीच में, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचकर एक वक्र बनाया गया। और उसमें उन्होंने बताया कि इस वक्र के समान स्थान पर आने वाले तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ऊपर वाली चोटी पर जितने भी तत्व आएंगे उनके गुण समान होंगे, नीचे वाली चोटी पर जितने तत्व आएंगे उनके गुण समान होंगे, बीच वाले में जितना आएंगे उनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। उस समय जो भी 50-56 एलिमेंट्स मालूम थे उसके आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण किया था, है ना। लेकिन ये भी वर्गीकरण बहुत दिन तक चला नहीं। उस समय जो ज्ञात था उसके आधार पर उन्होंने बताया, लेकिन बाद में जब एलिमेंट्स आए तो कोई जो है चोटी पे आ रहा है तो वो धातु नहीं है, कोई नीचे आ रहा है तो वो अधातु नहीं है। इस तरीके से जो है उनकी प्रॉपर्टी मिलने लगी, तो इनका ये क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, सही नहीं रहा, समाप्त हो गया। तो फिर उसके बाद पहली बार कोई वैज्ञानिक आया जो क्या कहते हैं बहुत अच्छे से क्लासिफाइड किया, बहुत अच्छा तर्क दिया, और उसके तर्क को जो है सभी लोगों ने माना। उनका नाम था क्या, मेंडलीव। उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे मूल आवर्त नियम कहते हैं, और उसके आधार पर एक सारणी बनाई जिसे क्या कहा गया, मूल आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था, तत्वों के क्या कहते हैं भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, है ना। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या होता है आवर्ती फलन का, मतलब क्या होता है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक नियमित अंतराल के बाद आने वाले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान। तो इसको आप बुक में भी पढ़ लीजिएगा।
नियम क्या था, मूल आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, अर्थात क्या कि यदि आवर्ती फलन का मतलब क्या, आवर्ती का मतलब एक बार फिर से वो उसी साइकिल को रिपीट करें, है ना, रिपीट करते जाए, मतलब एक नियमित अंतराल के बाद वो क्या करेंगे, अपने भौतिक और रासायनिक गुण की पुनरावृत्ति करेंगे। समझ में आया ना, क्यों जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके लिए उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई जिसे क्या कहा गया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इसके लिए उन्होंने कितने वर्ग, कुछ जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए ना, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी, है ना, 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी जिन्हें श्रेणी कहा गया। श्रेणी के बाद इनका नाम आवर्त रखा गया, ठीक है ना। कितना, 12 क्षैतिज पंक्ति और 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। समझ में आया ना। ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोला गया, ग्रुप या समूह। क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, आवर्त। बात समझ में आया ना। तो यहाँ से जो है हमारा समझ लीजिए कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का एक ऑथेंटिक जो है, एक एथोराइज समझ लीजिए क्लासिफिकेशन का दौर स्टार्ट हुआ। तत्वों के जो है भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर जो ये क्लासिफिकेशन किया गया, उस समय के ज्ञात सभी तत्व लगभग जो है इनके द्वारा क्लासिफाइड करने पर बिल्कुल सटीक बैठे थे। लेकिन अब इसमें भी इन्होंने कई जगहों पे खाली स्थान छोड़ दिया था। उस समय सारे तत्व नहीं मालूम थे। खाली स्थान छोड़ते समय इन्होंने ये बताया था, जब आप प्रॉपर्टी उसमें पढ़ेंगे तो जानेंगे, और प्रॉपर्टी पढ़ भी लीजिएगा। मेन हमको आपको पढ़ाने का उद्देश्य दीर्घाकार आवर्त सारणी है ना। वहीं से हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और वही आज पूछा भी जाता है एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में, है ना। लेकिन पहले एक इतिहास को जो हम पढ़ते चल रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी खाली स्थान छोड़ दिए, बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिए मेंडलीव में। और खाली स्थान छोड़ते समय ये बताया कि जब भी कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो वो यहीं पर आएगा, और ऐसी ही प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो शो करेगा। बात समझ में आई नहीं, उन्होंने ये बताया। ओके, तो अच्छा हाँ, बाद में कुछ एलिमेंट्स खोजे गए तो वैसे ही वहीं पे आए, लेकिन कई सारे एलिमेंट्स ऐसे आए जो कि क्या कहते हैं, कई जगहों पे मिले नहीं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी उस जैसे नहीं मिल रही थी। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए तो जो है उनकी प्रॉपर्टी वैसे नहीं मिल रही थी। और कई कई जगहों पे ऐसा हुआ कि जो है प्रॉपर्टी जब मिलाने की कोशिश की गई तो परमाणु भार का बढ़ता क्रम जो है उलट गया, यानी कि परमाणु भार के क्रम में भी उल्टा सीधा हो गया और गुणों में भी उल्टा सीधा हो गया। तो मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है ये फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद जो है कई सारे वैज्ञानिक जो आए, फिर परमाणु संरचना के विषय में जब खोज किया गया तो कई सारे वैज्ञानिक जैसे आपके टॉमसन वगैरह हो गए, ये सारे लोग जो है आए और बताए। पहला जो मूल आवर्त नियम था, पहला उन्होंने कहा कि जो मूल आवर्त नियम है यही गलत है ना, इसका सही रूप जो है वो दूसरा है, और उन्होंने उसके लिए आधुनिक आवर्त नियम दिया और उसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, ठीक ना। आधुनिक आवर्त नियम सुनिए, चलिए देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, दो चीजें याद रखिएगा। एलिमेंट की दो चीजें होती हैं, एलिमेंट का है एक परमाणु भार और एक क्या होता है, परमाणु क्रमांक। दोनों में हमेशा याद रखिएगा, ये जो परमाणु भार होता है ये हमेशा तत्व के किस गुण को प्रदर्शित करता है, भौतिक गुण, और जबकि परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है, रासायनिक गुण, है ना। क्यों जी, ये जो होते हैं भौतिक गुण के आधार पर, अब तक जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया, भौतिक गुण के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि हमारे लिए सही नहीं था। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें तत्वों का कुछ तो जो है क्या कहते हैं रासायनिक गुण पता होना चाहिए था। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होना चाहिए था, रासायनिक गुण के आधार पर होना चाहिए था। तो जो नया नियम बनाया गया वो रासायनिक गुण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, और खोज के आधार पर उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु भार पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु भार पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनका क्या कहते हैं, तो उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए, परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उनको रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे उनके जो होंगे भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। समझ में आया ना।
और इसके आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई गई जिसे कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। उसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ेंगे। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल का अलग हो जाएगा और इंटर का अलग हो जाएगा। अभी हाई स्कूल और इंटर दोनों की केमिस्ट्री एक साथ बता रहे हैं क्योंकि दोनों में है ना, थोड़ा तेज बता रहे हैं, तो इसके लिए आप बुक में जो है देख लीजिएगा। ये मेन क्लास जो पढ़ाना है हमको वो 12th का ही पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल की क्लास में इसको हम फिर से बताएंगे, है ना। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ करके आइएगा आधुनिक आवर्त नियम तक। आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उसमें क्या गलती हुई कि लास्ट में फिर हमको दीर्घाकार आवर्त सारणी बनानी पड़ी, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। ये सारी चीज़ें कल हम लोग जो है पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ओके, थैंक यू।